अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं एक और अपना व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। आज से मैं कुछ व्लॉग्स अपलोड करूँगी जिसमें मैं एक सीरीज़ कवर करना चाहती हूँ और उसका टॉपिक ये होगा कि यूएसए किस तरह मूव किया जा सकता है। इन ब्लॉग्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ होती हैं जिन पर आप पाकिस्तान से यूएस से मूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो टर्म्स क्लियर करूँगी जिसमें आता है इमिग्रेंट वीज़ा और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा वो होता है जिसमें आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड का मकसद है कि परमानेंट रेजिडेंस आपको मिल जाती है यूएसए में, जिसमें आप पाकिस्तान से यूएसए, यूएसए से पाकिस्तान बग़ैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। और भी इसके अलावा बेनिफिट्स वगैरह सब बिल्कुल आपको इस तरह मिलेंगे जिस तरह यूएसए के परमानेंट रेजिडेंट को मिलते हैं। इसके अलावा होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। ये टेम्प्रेरी वीज़ा होता है, टेम्प्रेरी बेसिस पे होता है, जिस पर आप पाकिस्तान से यूएसए आते हैं कुछ वक्त के लिए। लेकिन इसकी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। 10 से 15 इसकी कैटेगरीज़ हैं और इसके टाइप्स हैं। आज मैं सिर्फ एक ही कैटेगरी आपके साथ डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं डेली एक व्लॉग अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की डिस्कस करूँगी। आज जो सबसे पहले मैं कैटेगरी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है स्टूडेंट वीज़ा, जिसे कहते हैं F1 वीज़ा। F1 वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा होता है और इसका प्रोसेस बहुत आसान होता है। एक चीज़ आपको मैं सबसे पहले क्लियर करूँगी कि बहुत सारे एजेंट्स बैठे होते हैं जो आपको कहते हैं हम आपका काम करा देंगे। इस वीज़ा के लिए आपको एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका प्रोसेस बिल्कुल ईजी होता है। अगर आपने सेकेंड ईयर लाइक इंटर पास कर लिया है या आपके पास बैचलर्स डिग्री है, तो सबसे पहले आपका स्टेप ये होना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी चाहिए यूएस की, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। फिर आपको अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको उस यूनिवर्सिटी को सर्च करना है सबसे पहले। फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि आया आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको आइल्स और टॉफिल देना पड़ता है। और यहाँ पर यूएसए में ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। और तकरीबन हर साल 1 लाख से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएसए में आते हैं, मूव करते हैं स्टडीज़ के बेसिस पर, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम F1 वीज़ा पर यहाँ पे आते हैं। लेकिन फिर ऐसा ऐसा अपनी डिग्री करने के बाद, मल्टीपल जॉब्स ऑप्शंस अप्लाई करने के बाद उनके आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन कार्ड के भी रास्ते खुल जाते हैं। फिर से मैं बात करूँगी आपकी एप्लीकेशन की। जैसे कि आपने देख लिया कि आपकी एप्लीकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो गई है, तो उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना पड़ता है यूनिवर्सिटी का, जिसकी तकरीबन फ़ीस $70 होती है, या काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ फ्री भी देती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ में आपको $70 ऑलमोस्ट पे करना पड़ता है। इसके अलावा आपका आइल्स का रिक्वायरमेंट हो सकती है, टॉफिल की हो सकती है। और अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ में जो रिक्वायरमेंट होती है वो CGPA की होती है 2.5 की। इसके बाद मैं ये आपके साथ डिस्कस करूँगी कि यहाँ पर स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हैं भी तो मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि आप स्कॉलरशिप्स को ना देखें। यकीनन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन अगर आप शुरुआत में सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं तो बाद में आपको ग्रीन कार्ड मिलने के चांसेस और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका टारगेट ऐसी यूनिवर्सिटी होना चाहिए जिसकी फ़ीस कम हो। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, मैं कैलिफोर्निया स्टेट में रहती हूँ, तो यहाँ पे कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्टेट की, जिसे कहते हैं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। उसकी ब्रांचेस यहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेंगी जिनकी फ़ीस कंपेरेटिव टू अदर यूनिवर्सिटीज़ कम होती है।
अगर आपकी एप्लीकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी में फ़िल हो जाती है तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्कॉलर्स का एक सेंटर होता है या एक डिपार्टमेंट होता है जिससे आप रब्ता करते हैं, तो वो आपको एक फ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं I-20। वो I-20 फॉर्म आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ एम्बेसी में सबमिट करवाना होता है वीज़ा के को अप्लाई करने के लिए। फिर आप I-20 फॉर्म के साथ जैसे ही वीज़ा एप्लीकेशन के साथ एम्बेसी में सबमिट करवा दें और अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद अगर आप US मूव कर जाते हैं अपने स्टूडेंट वीज़ा पे, F1 वीज़ा पे, तो यहाँ पर ज़्यादातर ये होता है कि आप पहले सेमेस्टर का एक्सपेंस खुद उठा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए और जॉब्स करने के लिए, या टीचिंग असिस्टेंट्स या रिसर्च असिस्टेंट्स के ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको यूनिवर्सिटी पे देती है। पहला ऑप्शन एक ये होता है। दूसरा और जॉब का ये होता है कि आपको यहाँ पे वर्किंग ऑथराइजेशन होती है। आप कहीं पे भी किसी भी स्टोर पर किसी भी तरह का कोई भी काम करना चाहें तो उससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं और वो आपको मदद देता है आपके अपकमिंग ईयर्स की फ़ीस पे करने के लिए, आपके अपने एक्सपेंस उठाने के लिए। तो बस प्रॉब्लम ये होती है कि आपको सबसे पहले तरीका आना चाहिए कि आपको किस तरह मूव करना है। अगर आपकी यहाँ से क्वालिफ़िकेशन हो जाती है लाइक बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स, कोई भी अगर आप यहाँ से डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाते हैं जॉब्स के लिए। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो $4,000 to $5,000 पर मंथ के हिसाब से होती है। और बस यही इम्पोर्टेंस है कि अगर आप यहाँ से कोई भी अपनी क्वालिफ़िकेशन कर लेते हैं तो आपके लिए जॉब ऑप्शंस बहुत अच्छे ओपन हो जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, दूसरा आपको इन फ्यूचर आपके ग्रीन कार्ड के अप्लाई करने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। आई थिंक मैंने सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है F1 वीज़ा के लिए। फिर भी आई विल सी अगर कुछ रह गया है तो मैं अपने सेकंड ब्लॉग की सीरीज़ में ऐड कर दूँगी फॉर F1 वीज़ा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।